वो दोनों हैरानी से दरवाजे की तरफ देख ही रहे थे। दरवाजे पर अर्थ खड़ा था, जो उन दोनों को घूर कर देख रहा था। वहीं अध्याय ने फिर से अर्थ को देखा तो अर्थ ने उसे खुद को घूरते दिखा। यह छोटा सा बच्चा बार बार उनके बीच आ धमकता था, और इस बार तो उसने कबाब में हड्डी बनकर रोमांस पर भी ब्रेक लगा दिया था। जब अर्थ ने महसूस किया कि अध्याय उसे घूर रहा था, तो वह उसे बराबर में घूरने लगा। वहीं अब निष्ठा भी अध्याय को घूर रही थी, मानो वह कह रही हो, मैंने कहा था ना आपको कि कोई आ जाएगा, आपने मेरी नहीं सुनी है। वह उसे घूरे ही जा रही थी। अध्याय ने उसे देखा तो हड़बड़ा गया। अब नजारा यह था कि अर्थ और निष्ठा दोनों ही उसे घूर रहे थे। निष्ठा ने एक गहरी सी नज़र उस पर डाली और फिर खुद को आईने में देख अपने कपड़ों और बालों को ठीक करके वह अर्थ को गोद में उठाकर वहां से निकल गई। पीछे अध्याय बेचारा हैरान परेशान था, उन दोनों को देखता ही रह गया। उसने खुद से ही कहा, इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बीवी अब मेरी ही न रही। उसका मुंह बन गया था और वह अर्थ को कोसते हुए खुद भी पार्टी में चला गया। अब धीरे धीरे सब मेहमान जाने लगे थे। पार्टी लगभग खत्म होने को ही थी। कमाल की बात तो यह थी कि हीर अपने कामों में इतनी उलझी थी कि उसने अभी तक मिहिर को अब तक नोटिस भी नहीं किया था, जबकि मिहिर उसे देख चुका था। जाने से पहले मिहिर एक बार अध्याय से मिला। अध्याय ने उसे हक करते हुए आने के लिए थैंक यू कहा, तो मिहिर ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया और बोला, तुमने बुलाया था तो आना बनता है। अध्याय भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी हीर की आवाज़ आई, भाई भाभी को क्या हुआ है? वो मुंह फुलाए घूम रही हैं। उसकी यह बात सुनकर अध्याय ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मिहिर की भी नज़रें उस पर चली गईं। हीर ने मिहिर को देखा तो एक बार फिर से वह पॉज हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की 3 पीस सूट में वह काफ़ी ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। हमेशा की तरह वो एक बार फिर उसे देखते हुए अपनी पलकें ही झपकाना भूल चुकी थी, और मिहिर उसकी इस बात से एक बार फिर से चिढ़ चुका था। उसने अध्याय को देखा और बोला, मैं चलता हूँ। अध्याय ने उसे हाथ मिलाकर हामी भरी और मिहिर वहाँ से एक नज़र हीर को देखकर निकल गया। उसने अपने मन ही मन खुद से कहा, अजीब ही लड़की है। वहीं हीर उसके जाने के बाद होश में आई। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हारी भाभी को? चलो देखते हैं। दोनों भाई बहन वापस बाकी सबके पास आ गए। थोड़ी देर इधर से उधर की बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वैसे भी इतनी देर से वो मस्ती सबने की थी, वह अब थकान का रूप ले चुकी थी। सब आराम से अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह अध्याय उठा तो नजरें निष्ठा पे ठहर गईं, और कल पार्टी के बीच से उसे उसको बुलाना और अपनी नज़दीकियां भी याद आ गईं। वो हल्के से मुस्कुरा दिया।
उसने उसका माथा चूमा और खरगोशी से बोला, इतने बेकार पहले तो न थे जितने अब होने लगे हैं। तुम्हें पाकर हमने जाना कि हम खुद से भी बेगाने होने लगे हैं। वह मुस्कुराया और उठकर वॉशरूम में चला गया। वो जब तक नहा धोकर तैयार हुआ तब तक भी निष्ठा सो ही रही थी। उसने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसका उसे जगाने का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए वह उसे बिना जगाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब अध्याय घर लौटा, उसे आने में थोड़ी देर हो चुकी थी। उसे लगा कि अब तक सब सो चुके होंगे। उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और डिनर वह बाहर से करके आया था, और जैसा उसने सोचा था घर में शायद सब सो चुके थे। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने तो यही सोच कर रखा था कि निष्ठा भी अब तक सो चुकी होगी, क्योंकि अब रात के 12:30 बज चुके थे। जाहिर था उसका सो जाना। हमेशा वह 10:30 बजे तक के आसपास सो जाया करती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आया और दरवाज़ा खोलते ही नज़र निष्ठा पर पड़ी, जो बेड पर बैठी एक बुक्स को पढ़ रही थी। अध्याय ने अपना बैग काउच पर रखते हुए अपना कोट और टाई निकालकर एक साइड रख और उसे देख बोला, सोई नहीं तुम अब तक? हमेशा तो जल्दी सो जाती हो। निष्ठा ने उसे घूर कर देखा और उठते हुए उसके पास आई। तभी अध्याय की नज़र उसकी पहनी टी शर्ट पर गई। उसने उसको देखते हुए कहा, यह तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है? लेकिन निष्ठा ने उसे जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा और उसके पास आकर उसे घूरते हुए बोली, आप सुबह मुझे जगा कर नहीं जा सकते थे क्या? आपको पता है माँ ने आकर मुझे जगाया। मुझे कितना ही अजीब लगा। मैं सुबह के 10 बजे तक सो रही थी। अध्याय को उम्मीद नहीं थी कि आते आते ही वह उसे पर फट पड़ेगी। उसने उसे शांत करते हुए आराम से कहा, अरे शांत, रात तो तुम लेट सोई थी और फिर मुझे लगा थकी हुई हो, इसलिए मैंने नहीं जगाया। इसमें क्या हो गया? इट्स नॉट ए बिग डील। उसकी यह बात सुनकर तो निष्ठा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसे घूरते हुए कहा, नॉट ए बिग डील। उसने इधर उधर से अपनी नज़रें दौड़ाई। उसका तो मन अभी कर रहा था कि जो उसके हाथ में आए वह अध्याय के सिर पर दे मारे, और अध्याय उसे इतने गुस्से में देख समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या थी। सिर्फ यह कि वह उसे जगा कर नहीं गया था। निष्ठा ने पास में पड़ा फ्लावर वास उठा लिया और अध्याय की तरफ करते उसे मारने करने को हुई कि अध्याय ने उसका हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, अरे शांत गदाधारी बीन, शांत हो क्या गया है तुम्हें? उसने उसके हाथ से वह फ्लावर वास लिया और साइड टेबल में रखते हुए उसके माथे और गर्दन पर अपना हाथ रख चेक किया। फिर उसने वही हाथ अपने माथे और गर्दन पर रखा और बोला, टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। फिर इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? निष्ठा ने खुद को उससे छुड़ाया और उसे धक्का देते हुए बोली,
भाड़ में जाओ आप, बात मत करो मुझसे। यह बोल वो वापस बेड पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ गए। अध्याय बेचारा भी कंफ्यूजन में खड़ा उसे ही देख रहा था। जब से शादी हुई थी, यह पहली बार था जब निष्ठा ने उससे इस तरह से बिहेव किया था। यह उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी अलग था। अध्याय ने कंधे उचका दिए और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया, लेकिन निष्ठा अब भी गुस्से में बड़बड़ा ही जा रही थी। जब अध्याय आया तो उसे वैसे ही देख मन ही मन बोला, कैसे मनाऊं इसे, यह तो मुंह फुलाकर ही बैठी है। फिर अगले ही पल वह मन ही मन मुस्कुराकर फिर से बोला, पर जो भी कहो बहुत ही प्यारी लग रही है। उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए खुद से ही फिर कहा, क्या कर रहा हूँ मैं, पहले उसे मनाना जरूरी है। वह बेड की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर बैठ गया। निष्ठा उससे मुंह फेर करवट लेकर लेट गई। अध्याय ने उसे देखा और फिर उसके पास लेटकर उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। निष्ठा ने कसमसाते हुए उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे आपसे कोई भी बातें करनी ही नहीं है। आप जाओ यहाँ से, आप जाकर उस काउच पर सो जाओ, मुझे छोड़ो। लेकिन अध्याय का ऐसा कोई मन नहीं था। उसे उसके पेट पर अपने हाथ की पकड़ थोड़ी सी मजबूत करते हुए उसे कुछ और अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वह बर्फ सी जम गई। यह क्या था? वह तो उससे लड़ रही थी कि तभी अध्याय ने अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में धीरे से उसके कान में कहा, सॉरी। यह बोल उसने उसके ईयर लॉक को चूम लिया। निष्ठा ने अपना कंधा उचकाकर खुद को समेटने की कोशिश की कि तभी अध्याय ने एक हाथ से उसके उस हाथ को सहलाते हुए उसके कंधे को चूमा और फिर धीरे से बोला, सॉरी, आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। अब मान भी जाओ। यह बोल उसने निष्ठा के गाल को चूम लिया। निष्ठा की धड़कनें अब काफ़ी तेजी से चलने लगी थीं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। अध्याय ने उसे अपनी तरफ पलटा और पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया। उसने जब उसका सुर्ख लाल चेहरा देखा तो मुस्कुराकर एक बार फिर उसके गालों को चूमते हुए बोला, सॉरी मेरी जान। निष्ठा ने आंखें खोल उसे देखा तो अध्याय ने उसका माथा चूमकर प्यार से कहा, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर नाराज मत हो। निष्ठा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। ना जाने क्या था, आजकल अध्याय के करीब होने पर वह खुद को रोक ही नहीं पाती थी। अध्याय ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके नाक को चूम लिया। वह हल्के से मुस्कुरा दी और अगले ही पल अध्याय के होंठ उसके होंठों से मिल चुके थे। अगले दिन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज तो निष्ठा की गोद में बैठा उसी के हाथ से ही खाना खा रहा था, जबकि अक्सर वो सार्थक के हाथ से खाता था। हीर ने उसे देखा और बोली, ये छोटू काफ़ी बदल गया है,
पहले कभी तो ऐसे किसी की गोद में नहीं बैठता था। सब हीर को देखने लगे। वहीं अर्थ ने उसे घूर कर देखा, मानो कह रहा हो, आपको क्या दिक्कत है दीदी? तभी गर्व बोला, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। ये बस अपनी भाभी के लिए ही ऐसा हुआ है, वरना ये दुष्ट आज भी किसी को बिना अपनी मर्जी के हाथ नहीं लगाने देता है। हाथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तो आपने वह सुना नहीं, कोरोना में सबने क्या बोला था? 2 गज की दूरी है जरूरी। किसी ने भी अर्थ से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन उसका यह जवाब सुनकर सब हंस पड़े। उसने बेचारे गर्व की बोलती ही बंद कर दी थी। सबने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अध्याय अपने ऑफिस के निकल गया। वहीं निष्ठा को सार्थक ने देखकर कहा, तुम मेरे पास आओ जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। निष्ठा ने वाणी को देखा, फिर सार्थक को। वाणी ने मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं गई। तो वाणी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर क्यों रहे हो बच्चे की तरह? निष्ठा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, आप ही तो कहते हो फूफा जी बहुत ही खड़ूस हैं, अगर उन्होंने मुझे डांटा तो? सार्थक ने उसके मुंह से यह बात सुनी तो घूर कर वाणी को देखा। वहीं वाणी भी इस बात की उम्मीद तो जरा भी नहीं की थी कि वो सार्थक के सामने ही यह सब बात बोल देगी। वाणी ने जल्दी से दांत को दिखाते हुए अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था यह सच में ही इतना सीरियसली ले लेगी। सार्थक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ठहरो जरा, मैं बताऊंगा तुम्हें तो। वाणी ने उसकी बात सुन तो गटकते हुए मन ही मन कहा, गई बेटा वाणी तू, क्या ज़रूरत थी किसी के सामने ऐसा बोलने की? और यह निष्ठा की बच्ची, यार इतना मासूम भी नहीं होना चाहिए। वो मन ही मन खुद को और निष्ठा को कोसे ही जा रही थी। वह सब सार्थक के कमरे में ही आ गए। सार्थक ने निष्ठा को देखा और फिर प्यार से बोला, अब आगे क्या सोचा है बच्चे? निष्ठा उसे नासमझी में देखने लगी तो सार्थक मुस्कुरा कर बोला, अपने कैरियर के बारे में। अपनी पूरी पढ़ाई करनी है या फिर नहीं? निष्ठा ने एकदम धीरे से कहा, पर घर में तो। सार्थक ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ, चिंता मत करो। जो तुम्हारे मन में है साफ साफ कहो मुझे। निष्ठा ने उसे देखा, फिर बोली, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर बाकी है, मुझे वह कंप्लीट करना है और उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करना है। उसकी बात सुनकर सार्थक मुस्कुराकर बोला, तो फिर तुम 1 महीने से सिर्फ घर पर क्यों बैठी हो? बोलना चाहिए था ना अध्याय से। और वह भी बेवकूफ़ है, अभी तक उसने पूछा नहीं है तुमसे? उसने धीरे से ना में अपनी गर्दन को हिला दी और फिर बोली, वह तो सुबह जाते हैं और रात को लेट में आते हैं, कहाँ से पूछते? वाणी और सार्थक उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए तो सार्थक बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है,
मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है। निष्ठा ने खुश होकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर बोली, मतलब मैं कॉलेज जा सकती हूँ? सार्थक ने हंसते हुए कहा, इसका और क्या मतलब हुआ? निष्ठा ने अपने दांत दिखाए और उठकर जल्दी से बाहर जाते हुए बोली, तो फिर ठीक है, मैं आयु को बोल देती हूँ वह मेरा बाकी का बचा हुआ सामान मुझे दे जाए। यह बोलकर वह अपने कमरे की ओर बाहर भाग गई। वह दोनों उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर मुस्कुरा दिए। तभी बानी ने सार्थक को देखा और सार्थक की नज़र भी उस पर गई। सार्थक ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा था तुमने उससे? मैं खड़ूस हूँ? अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं तुम्हें खड़ूस लगा? बानी ने धीरे से बेड से उठते हुए हकलाते हुए कहा, अरे अरे, बोला था मजाक में कहा था, सीरियसली क्यों ले रहे हो इतना? लेकिन सार्थक उससे भी ज़्यादा तेज था। उसने तुरंत ही बानी की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बेड पर गिरा लिया। अगले ही पल वह खुद बानी के ऊपर था। बानी ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो सार्थक। लेकिन सार्थक उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने उसकी दोनों कालनाइयों को पकड़कर बेड पर अपने हाथों से ब्लॉक कर दिया। बानी उससे छूटने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन सार्थक की पकड़ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। सार्थक ने उसके करीब होते हुए कहा, अब जब तुम्हें मैं खड़ूस लगता ही हूँ तो थोड़ा सा खड़ूसपंती कर भी लूँगा तो क्या ही बिगाड़ लोगी तुम मेरा? बानी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सार्थक ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसकी कमर को सहलाते हुए प्यार से बोला, अभी पता लग जाएगा तुम्हें। यह बोल उसने अगले ही पल अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। बानी हैरान रह गई। यह आदमी अनप्रिडिक्टेबल है। उसके दिमाग में क्या चलता था यह पता करना बानी के बस की बात नहीं थी। लेकिन इस समय तो उसने यह मुसीबत खुद ही गले लगाई थी, जिसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। सार्थक बानी के होठों को लगातार चूमे जा रहा था, लेकिन बानी की तरफ से उसे कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जिससे वह चिढ़ गया। उसने उसे छोड़ते हुए घूर कर देखा और बोला, तुम मुझे प्रमोट कर रही हो, लेकिन सोच लो बेबी, अभी सस्ते में छूट जाओगी, कहीं महंगा ना पड़ जाए तुम्हें। बानी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन सार्थक पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। एक बार फिर वह बानी के होठों को चूम रहा था, लेकिन इस बार बानी ने बराबर रिस्पॉन्स दिया। जब सार्थक को लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने उसे रिलीज कर दिया। बानी ने गहरी सांसों को भरते हुए अपने हाथों को उससे छुड़ाने की कोशिश की और सार्थक ने बड़ी आसानी से उसके आंसुओं को छोड़ भी दिया। वह उसे देख
बड़े प्यार से बोला। सोच समझ कर बोला करो मेरी जान, किसी दिन तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। इतने अजीबो गरीब नाम तुम लाती कहाँ से हो? बानी ने उसे बुरा और मुंह बनाकर बोली, कितने दुष्ट हो तुम, बहुत बुरे हो, हमेशा अपनी मनमानी करते हो। सार्थक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम कर बोला, मेरे प्यार करने का तरीका यही है और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम इससे क्या समझती हो। यह बोलकर उसने उसके होंठों पर एक पैर किस किया और उससे अलग होते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। वैसे भी तुमने कुछ इतना बड़ा नहीं किया, इसलिए छोटी सज़ा में ही काम चल सकता है। बानी ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा और सार्थक एक बार फिर से उसे घूरने लगा कि बानी ने मुंह बनाकर कहा, बाहर में जाओ। यह बोल उठकर कमरे से बाहर की ओर चली गई। सार्थक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर हंस दिया। इधर हीर भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने हमेशा की तरह अपना रेगुलर काम किया और फिर से अपने डेस्क में आकर अपने बाकी के कामों को देखने लगी। तभी उसके इंटरकॉम पर मिहिर का कॉल आया। उसने कॉल अटेंड किया तो मिहिर ने उसे केबिन में आने को कहा। हीर उसके केबिन में चली गई। मिहिर वहीं अपनी टेबल के सहारे खड़ा था और वह इतना चार्मिंग लग रहा था कि कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। कांच की खिड़की से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसके चेहरे की चमक बढ़ चुकी थी। उसने अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करके कोहनी तक करके रखा था, जिससे उसके हाथों की मसल साफ तौर से दिखाई दे रही थी। वह इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। मिहिर ने जब महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह हीर है। उसने पलटकर उसे देखा और बोला, कल हम जिस साइट पर गए थे वहाँ के नए सामान में कुछ कंप्लेंट है। उसके कुछ सैंपल अभी और आए हैं मेरे पास, जिसका मैंने टेस्ट करवाया है और जैसे कि वर्कर्स ने कहा था कि उस सारे सामान में गड़बड़ है। हीर ने उसकी बातें सुनी और फिर परेशानी से बोली, पर ऐसे कैसे? हमने तो जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने हमें गारंटी दी थी कि वह बेस्ट क्वालिटी का माल ही सप्लाई करेंगे, तो फिर यह दिक्कत कैसे हुई? और अगर अब जब यह दिक्कत हुई है तो हमारे आगे के काम में और भी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अगर टाइम पर हमें अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिला तो जो काम चल रहा है उस पर भी ब्रेक लग जाएगा और उसके बाद उसे वापस से इस फ्लोर में लाने और टाइम पर पूरा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मिहिर उसे एकटक देखने लगा। इस लड़की की यही आदत तो उसे पसंद आई थी, इसलिए तो वह उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, सिवाय उस आदत के कि वह उसे घूरकर हमेशा ही लगातार देखती रहती थी। मिहिर के नज़रों में वह घूरना ही था, जबकि हीर के नज़रों में वह निहारना था।
लेकिन उसके काम करने के तरीके से वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। मिहिर ने उसकी सारी बातें सुनी और बोला, तुम सही कह रही हो और परेशानी यही है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हीर का उससे सलाह लेना अच्छा लगा। उसने उसे देखा, फिर बोला, बुरा ना माने तो एक बार भाई से बात करके देखें। आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तो आई एम श्योर इस टाइम पर वह आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर करेंगे। मैं यह नहीं कह रही थी कि वह मेरे भाई हैं इसलिए आप यह करें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर हम लास्ट स्टेज पर हैं काम के, और इस टाइम हम अगर किसी और कंपनी से मदद मांगेंगे भी गए तो कोई हमें हेल्प करने वाला नहीं है। सबको पहले गारंटी चाहिए होती है, और इस टाइम पर हम इस सिचुएशन पर नहीं हैं। अगर भाई से बात करेंगे तो भाई मना नहीं करेंगे। मिहिर कुछ सोचने लगा। उसकी बात सही है, लास्ट मोमेंट पे भला कौन ही उसकी हेल्प करता, लेकिन जो सामान में गड़बड़ी हुई थी उसके लिए वह ज़रूरी कंप्लेन करने वाला था। उसने हीर को देखा और बोला, ठीक है, अध्याय के साथ मीटिंग फिक्स करो तुम। बाकी जो सामान आया है उस कंपनी के खिलाफ फ्रॉड की कंप्लेन तुम फाइल करो। हीर ओके कहा और केबिन से फिर बाहर की ओर निकल गई। मिहिर अपनी चेयर पर बैठा और हेडबोर्ड से अपना सिर टिकाकर बोला, कुछ भी कहो, यह लड़की मुझे कितना ही घूरे लेकिन इसमें टैलेंट तो है।